सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। पिछले लेक्चर में हमने कंसोलिडेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें करी, सेटलमेंट एनालिसिस देखा था। दो तरीके के सेटलमेंट थे मेरे पास, इनफैक्ट तीन थे। इमीडिएट सेटलमेंट, कंसोलिडेशन के कारण प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट और सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, जिसमें से सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट की बात हमने नहीं करनी थी। तो हमारे पास एट अ टाइम बाय डिफॉल्ट दो ही सेटलमेंट बचेंगे, दैट इज इमीडिएट एंड प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। ये सारी बातें हमने कर ली थी। अगले लेक्चर से हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह भी चालू कर देंगे, लेकिन उससे पहले याद करिए, मैंने शुरुआत में जब कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन मतलब सीवी के बारे में बताया था, तो उस सीवी को लेबोरेटरी में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैंने दो मेथड्स के नाम लिखे थे वहां पे, रूट टाइम मेथड एंड लॉग टाइम मेथड। और मैंने बोला था कि इन मेथड्स को मैं आखिर में डिस्कस कर लूंगा। सो दिस इज द लास्ट लेक्चर फॉर कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का लास्ट लेक्चर रहेगा, जिसमें यही सब जो छोटी मोटी बची हुई बातें हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि सिलेबस का पार्ट है तो पढ़ना तो पड़ेगा हमको। तो हम लोग आज बात करेंगे कि भैया ये जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है, जिसको मैं सीवी से डिनोट करता था, ये कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर रखी हैं। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है, इसको यूज कहां पर करना है, इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन यूज कहां पे होता था, जवाब देते रहिएगा मन में। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन यूज होता था मेरा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कैलकुलेट करने के लिए, मतलब रेट ऑफ कंसोलिडेशन कैलकुलेट करने के लिए। याद करिए, टीवी इज इक्वल टू सीवी इंटू टी बाय डी स्क्वायर, ऐसे करके करते थे ना। तो वो उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस था। सीवी का यूनिट वगैरह भी हमने देख लिया था कि इसका यूनिट क्या होगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हमने ऑलरेडी देख चुकी थी। लेकिन एक सवाल अभी भी हमारे दिमाग में था कि अगर मेरे पास एक सॉइल का सैंपल दे दिया जाए और बोला जाए कि भैया लेबोरेटरी में ले जाके इस सैंपल का, मतलब इस सॉइल का सीवी कैलकुलेट करके मुझे बताओ, तो वही चीज जरा देखेंगे। तो मुझे ये सीवी कैलकुलेट करना है लेबोरेटरी में। ये सीवी की वैल्यू, मेरे पास एक सॉइल का सैंपल दे दिया गया है और इस सॉइल के सैंपल का सीवी मुझे कैलकुलेट करना है लेबोरेटरी में। ठीक है, दो मेथड्स के नाम मैंने आपको बताए थे। द फर्स्ट वन वाज द रूट टाइम मेथड, जो पहली मेथड है दैट इज द रूट टाइम मेथड, एंड द सेकेंड मेथड इज लॉग टाइम मेथड। रूट टाइम मेथड एंड लॉग टाइम मेथड, ये तो मेथड के नाम है। सवाल उठता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट भी तो होगा, जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर में मेरा सैंपल डाल के मैं ये सीवी वगैरह कैलकुलेट करूंगा। तो ये रूट टाइम मेथड और लॉग टाइम मेथड, ये तो मेथड के नाम है। इंस्ट्रूमेंट तो एक ही रहेगा, उसी इंस्ट्रूमेंट से मुझे कुछ रीडिंग्स कैलकुलेट करनी रहेंगी और उस रीडिंग्स पे मैं रूट टाइम मेथड और लॉग टाइम मेथड पे काम करूंगा। तो भैया सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि लेबोरेटरी में सीवी कैलकुलेट करने की दो मेथड्स के नाम बताओ। तो आपने बता दिया भैया, वो है लॉग टाइम मेथड एंड रूट टाइम मेथड, ये भी हो गया। दूसरा सवाल बनता है कि ये जो सीवी आप लेबोरेटरी में कैलकुलेट कर रहे हो, जिन मेथड्स के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हो, उन मेथड्स के नाम तो ये लिखे हुए हैं, लेकिन जिस इंस्ट्रूमेंट को आप यूज कर रहे हो, जिस मशीन को आप यूज कर रहे हो लेबोरेटरी में, उस मशीन का भी तो कोई नाम होगा। तो उस मशीन का जो नाम है दैट इज कंसोलिडोमीटर। कंसोलिडोमीटर, या फिर इसका एक और नाम होता है ओइडोमीटर। दिस इज द नेम ऑफ द एपरेटस। ये मेरे एपरेटस का नाम हो गया। ये दूसरा सवाल एक नंबर का कि भैया सीवी कैलकुलेट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो आप बोलना सीवी कैलकुलेट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं उसका नाम है कंसोलिडोमीटर या फिर ओइडोमीटर। एक ही है, ये दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एक ही इंस्ट्रूमेंट है, नाम अलग अलग है। ठीक है, मेथड्स कौन कौन सी है, रूट टाइम मेथड एंड लॉग टाइम मेथड, ये भी क्लियर हो गया। चल, अब जरा ये रूट टाइम मेथड और लॉग टाइम मेथड को देखने से पहले जरा इस कंसोलिडोमीटर में जब मैं मेरे सैंपल को पुटअप करूंगा तो करना क्या रहेगा, कुछ तो आपको भी करना रहेगा ना उस सैंपल के ऊपर में, लोड वगैरह तो आप ही लगाओगे ना। तो वो कैसे लगेगा, क्या होगा, वो सब देखते हैं और उसके बाद रूट टाइम और लॉग टाइम मेथड फटाफट देखते हैं। बेसिक लेवल पे ही देखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाके आपको रूट टाइम और लॉग टाइम इन सब के बारे में बहुत ज्यादा डीपली जाके बात नहीं करनी है। हम उतनी ही बात करेंगे जितनी हमारे
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होती है, और एक ग्रेजुएशन वाले लेवल पे जो चीजें जरूरी होती हैं वो सारी बातें हम लोग यहां पर कर लेंगे। चलिए, तो भैया जरा ये कंसोलिडोमीटर और ओइडोमीटर जो मेरे एपरेटस है जिसके थ्रू मैं सीवी कैलकुलेट करने वाला हूं, मुझे उसमें करना क्या रहेगा। तो देखिए भैया, एक मोल्ड होगा उसमें, जिसमें एक मोल्ड का सेटअप होगा। मैं पूरा इंस्ट्रूमेंट नहीं ड्रॉ करूंगा, यहां पे कोई मतलब नहीं है उसका हमको। इस तरीके से एक मोल्ड होगा जिसके अंदर में आपने अपना सैंपल रखना है, ठीक है। ये एक मोल्ड होगा उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर का जिसके अंदर में आपको अपना सैंपल पुटअप करना है। अब सवाल उठता, सैंपल कैसा होगा? तो मैंने कहा कि जो सैंपल आप इसके अंदर में रखोगे ना, वो सिलिंड्रिकल सैंपल होगा। सॉइल का सैंपल रखना पड़ेगा ना भैया, सॉइल का सीवी कैलकुलेट करना है तो सॉइल का सैंपल रखना पड़ेगा इसके अंदर में। तो जो सॉइल का सैंपल रहेगा दैट विल बी सिलिंड्रिकल इन शेप। ये सब चीजें याद रखनी है आपको, है ना। सिलिंड्रिकल शेप का सैंपल रहेगा, जो सैंपल होगा आपका दैट विल बी सिलिंड्रिकल शेप। सिलिंड्रिकल शेप का सैंपल होगा। अब सिलिंड्रिकल शेप में भी थोड़ी सी कहानी है, जरा ध्यान से देखेंगे। क्या कहानी है? जो मेरा सिलिंड्रिकल शेप का सैंपल होगा वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, बताएंगे भैया। सिलिंड्रिकल शेप का सैंपल कुछ ऐसा दिखेगा मेरे को। इसमें मैंने कहा कि d इज द डायमीटर ऑफ दिस सैंपल एंड h इज द हाइट ऑफ दिस सैंपल। d इस सैंपल का डायमीटर है और h इस सैंपल की हाइट है। आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। जब भी मैं ये सैंपल बनाऊंगा, भाई सैंपल तो आप नहीं बनाना पड़ेगा ना, ऐसा सिलिंड्रिकल शेप की मिट्टी थोड़ी आपको फील्ड पर मिल रही होगी। आप तो फील्ड से मिट्टी उठा के लाओगे, उसका इस शेप का सैंपल बनाना है। तो ये जब सैंपल आप बनाओगे सिलिंड्रिकल शेप का, तो जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो सुनिएगा जरा। जो डायमीटर होगा इस सैंपल का दैट विल बी मच ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द सैंपल। डायमीटर बहुत ज्यादा रहना चाहिए, हाइट बहुत कम रहनी चाहिए। ऐसा क्यों? यह सवाल मैंने आपसे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं कि डायमीटर बहुत ज्यादा रहेगा और हाइट बहुत कम रहेगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वाई वी आर कंस्ट्रक्टिंग या वाई वी आर मैन्युफैक्चरिंग अ सैंपल। मैं ऐसा सैंपल क्यों बना रहा हूं जिसका डायमीटर बहुत ज्यादा है और हाइट बहुत कम है? सोचिए जरा, 2 मिनट का वीडियो पॉज कर लीजिए आप इसको और सोचिए जरा, अपना थॉट प्रोसेस बढ़ाइए। ऐसा क्यों कर रहे होंगे? ये इंटरव्यू में पूछ सकता है, ऐसा क्यों किया आपने कि डायमीटर ज्यादा रखा, हाइट कम रखी? वीडियो पॉज कर लीजिएगा और जवाब सोचिएगा। कहीं ना कहीं जिन्होंने कंसोलिडेशन अच्छे से पढ़ रखा है, पुराने लेक्चर्स मेरे, उनको एक बात याद होगी। जब मैंने शुरुआत में तरजागी थ्योरी आपको बताना चालू किया था कंसोलिडेशन में, मैंने कहा था कि जो मेरी सॉइल होगी उसको मैं सेमी इनफाइनाइट मानूंगा। फील्ड पर जो सॉइल होगी उसको मैं सेमी इनफाइनाइट मानूंगा। याद करिएगा भैया, ऐसा मैंने एक आपको डायग्राम बना के बताया था कि ये मेरा ग्राउंड लेवल है, तो ये एरिया तो इनफाइनाइट होगा और ये जो डेप्थ होगी सॉइल की दैट विल बी फाइनाइट। H से लिखा होगा या Z से लिखा होगा, जो भी होगा। एरिया इनफाइनाइट और डेप्थ फाइनाइट होगी, तभी तो मैंने सॉइल को सेमी इनफाइनाइट माना था। तो भैया जरा देखो ना, तो मुझे सैंपल भी तो वैसे ही दिखाना पड़ेगा। डायमीटर बहुत बड़ा है, हाइट बहुत छोटी है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो सॉइल का सैंपल होगा वो सेमी इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगा? क्योंकि मुझे ओरिजिनल सॉइल जो फील्ड पर है उसी के जैसा तो सैंपल बनाना पड़ेगा ना। तो मैं फील्ड पर तो सॉइल को सेमी इनफाइनाइट मान रहा हूं भैया, तो अगर फील्ड वाली सॉइल सेमी इनफाइनाइट है तो मुझे सैंपल भी तो वैसा ही दिखाना पड़ेगा। तो मैं मेरे सैंपल का डायमीटर ज्यादा रखूंगा और हाइट कम रखूंगा। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए, अब इस सैंपल को उठा के इस मोल्ड के अंदर में डाल देना है आपको। इस सैंपल को उठा के इस मोल्ड के अंदर में जब आप रखेंगे तो भैया सपोज करिए ये मेरा सैंपल है, ठीक है ना भैया, सामने से तो ऐसे ही दिखेगा, ये मेरा वो सैंपल है, ठीक है। फिर आप बोलोगे ये हवा में लटका है क्या सर सैंपल, नीचे तक क्यों नहीं रखा आपने? तो नीचे तक इसलिए नहीं रखा क्योंकि नीचे यहां पर मैंने एक पोरस प्लेट रख रखी है और ऊपर पर भी मैंने एक पोरस प्लेट रख रखी है।
तो बताएं भैया कैसा ड्रेनेज प्रोवाइड कर रखा है मैंने सॉइल के अंदर में, सिंगल ड्रेनेज या टू वे ड्रेनेज। मैंने इस सैंपल, ये वाले सैंपल को उठा के इस मोल्ड के अंदर में रखने से पहले नीचे एक पोरस प्लेट रखी, उसके ऊपर सैंपल रखा और सैंपल के ऊपर वापस से एक पोरस प्लेट रखी। तो मैं कैसी ड्रेनेज कंडीशन दिखा रहा हूं यहां पे भैया, इस सैंपल के ऊपर में जब लोड आएगा तो पानी तो दोनों तरफ से बाहर निकलेगा ना, दोनों तरफ से बाहर निकलेगा। दैट मींस द सॉइल हैज अ टू वे ड्रेनेज, टू वे ड्रेनेज की कहानी रहेगी यहां पे। क्लियर हो गई बात। फिर मैं क्या करूंगा भैया, फिर मैं इस सैंपल के ऊपर में लोड अप्लाई करूंगा। आई विल अप्लाई द लोड ऑन दिस सैंपल। एक्सटर्नल लोडिंग लगाऊंगा मैं इंस्ट्रूमेंट पे ही, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। मेरा जो इंस्ट्रूमेंट था कंसोलिडोमीटर, उसी कंसोलिडोमीटर में लोडिंग डिवाइस रहेगा, लोडिंग लगाऊंगा मैं। लोडिंग लगाने के बाद यहां डायल गेज वगैरह लगे रहेंगे, यहां पर डायल गेज वगैरह लगे रहेंगे। ये डायल गेज आपको इस सॉइल सैंपल का सेटलमेंट की वैल्यू देता जाएगा अलग अलग टाइम पर। भाई अभी आपने लोड लगाना चालू किया, 24 घंटे के टाइम इंक्रीमेंट पे आप इस सॉइल का सेटलमेंट नापेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। आपने ये सैंपल रखा, सैंपल के ऊपर में नीचे और ऊपर में पोरस प्लेट रखी, सो दैट टू वे ड्रेनेज की कहानी हो गई। ऊपर से लोड लगाया, यहां पे डायल गेज वगैरह रहेंगे। ये डायल गेज इस सैंपल का सेटलमेंट की वैल्यू आपको उठा के दे देगा अलग अलग टाइम पे। धीमे धीमे लोड बढ़ाते जाना है, ऐसा नहीं है कि एक बार लोड लगा दिया और सेटलमेंट कैलकुलेट करोगे आप थोड़ी थोड़ी देर में। भैया इस पर्टिकुलर लोड पे तो एक सेटलमेंट मिलेगा ना, फिर आप लोड इंक्रीज करोगे दूसरा सेटलमेंट, फिर लोड इंक्रीज करोगे तीसरा सेटलमेंट, फिर लोड इंक्रीज करोगे चौथा सेटलमेंट, यही ना होगा। तो थोड़े थोड़े टाइम इंक्रीमेंट पे आपको लोड इंक्रीज करना है और हर लोड इंक्रीमेंट पे आपको सॉइल का सेटलमेंट कैलकुलेट करना है। तो मैं 2 लाइन में यहां पर लिख दे रहा हूं, पूरा प्रोसेस हमको नहीं लिखना है, मैं सिर्फ यहां पे एक लिख दे रहा हूं, द सेटलमेंट ऑफ द सॉइल, द सेटलमेंट of soil is calculated after each load increment, after each load increment at time interval of t। कोई सा भी एक टाइम इंटरवल ले लिया, हर टाइम इंटरवल पे भाई 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 24 घंटा, जो भी टाइम इंटरवल आपको लेना है, हर टाइम इंटरवल, जैसे ही वो टाइम इंटरवल खत्म हुआ लोड इंक्रीज करेंगे, सेटलमेंट नापेंगे, फिर वो टाइम इंटरवल खत्म होगा, लोड इंक्रीज करेंगे, सेटलमेंट नापेंगे। तो ऐसे आपके पास टाइम और सेटलमेंट की वैल्यूज आ जाएंगी, सीधी सिंपल सी बात। तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, यहां पर टाइम और सेटलमेंट के बीच में एक, यहां पर मैं लिख दूंगा टाइम और यहां पर लिख दूंगा मैं सेटलमेंट। टाइम और सेटलमेंट की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी भैया, T1, T2, T3, T4, T5 और उसके करस्पॉन्डिंग ये सेटलमेंट की वैल्यूज आ जाएंगी। सेटलमेंट कहां से नाप रहे हो, डायल गेज लगा रखा है ना आपने, इंस्ट्रूमेंट में डायल गेज लगा हुआ है, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द सेटलमेंट। कितने कितने टाइम इंटरवल पे नाप रहे हो, वो टाइम ये है। तो आपके पास टाइम की वैल्यूज आ गई हैं और सेटलमेंट की वैल्यूज आ गई हैं। अब इनके बीच में कर्व बना देना है, यू हैव टू ड्रॉ अ कर्व बिटवीन सेटलमेंट एंड टाइम, दैट्स इट। सेटलमेंट कहां पर मिलेगा, डायल गेज से। सेटलमेंट कहां पर मिलेगा आपको, डायल गेज की रीडिंग पे, और टाइम आप देखते चलेंगे। तो अलग अलग टाइम इंटरवल पे यू हैव कैलकुलेटेड द सेटलमेंट बाय इंक्रीजिंग द लोड। हर टाइम इंटरवल पे आप लोड बढ़ाते गए और हर लोड इंक्रीमेंट पे सेटलमेंट की वैल्यू नापते गए। तो टाइम और सेटलमेंट के बीच में आपको एक टेबल मिल जाएगा, ये टेबल बन जाएगा आपका। अब इस टेबल की वैल्यूज उठा के ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने के लिए भैया 2 मेथड है मेरे पास, रूट टाइम मेथड एंड लॉग टाइम मेथड। दीज आर द 2 मेथड्स बाय विच आई विल ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन टाइम एंड सेटलमेंट। यहां तक तो कॉमन प्रोसीजर है। अब आपको अप्लाई करना है वो 2 मेथड जो मैंने आपको नाम बताए थे, रूट टाइम मेथड एंड लॉग टाइम मेथड। देखते हैं जरा उसको कैसे यूज करेंगे, एक एक मेथड को समझते हैं। मेरे पास ये टेबल अवेलेबल हो चुका है नाउ दिस इज अवेलेबल टू मी।
मैंने प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिया है और उस प्रैक्टिकल से मेरे पास टाइम और सेटलमेंट के बीच की ये वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब इन वैल्यूज के ऊपर मैं ग्राफ बनाऊंगा। वी विल ड्रॉ अ ग्राफ। किसके किसके बीच में? टाइम और सेटलमेंट, दो मेथड्स के बेस पे। द फर्स्ट वन इज द रूट टाइम मेथड, सेकेंड वन इज द लॉग टाइम मेथड। जरा देखते हैं कैसे बनेगा ग्राफ। ठीक है भैया, चलिए। तो सबसे पहले मैं लेता हूं रूट टाइम मेथड। सबसे पहले बात करते हैं रूट टाइम मेथड की। गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के अलावा अगर आप किसी और परीक्षा में बैठेंगे तो उसके लिए एक बात और बता देता हूं कि ये रूट टाइम मेथड दी किसने थी। इसको टेलर्स मेथड भी कहते हैं, क्योंकि टेलर नाम के एक इंसान थे, उन्होंने ये मेथड दी थी। तो या तो इसको टेलर्स मेथड के नाम से जाने या रूट टाइम मेथड के नाम से जाने। एसएससी टाइप की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें कई बार नाम पूछ लेता है कि भैया रूट टाइम मेथड इनमें से किस इंसान ने दी थी, तो बता देना टेलर ने दी थी। ठीक है, क्या किया इन्होंने? नाम से सोचिए, रूट टाइम मेथड। मुझे ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है? सेटलमेंट और टाइम के बीच में। चलिए जरा सेटलमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाता हूं मैं। कैसा दिखेगा जरा देखेंगे। ये मैं एक ग्राफ बना रहा हूं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने दिखाई। एक्स एक्सिस पे मैं टाइम रखूंगा, वाई एक्सिस पे रखूंगा मेरा सेटलमेंट। सेटलमेंट किस में दिख रहा है भैया? डायल गेज रीडिंग में। तो यहां पे मैंने लिखा डायल गेज रीडिंग। ये रीडिंग इस डायरेक्शन में पढ़नी रहेंगी भैया, है ना, क्योंकि सॉइल सेटल हो रही है। तो इस डायरेक्शन में लिखूंगा। कम सेटलमेंट, फिर थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, ऊपर से नीचे की तरफ में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना भाई, ये सॉइल थी, जैसे जैसे सॉइल दबती जाएगी सेटलमेंट इंक्रीज कर रहा है ना, इसलिए मैं डायल गेज की रीडिंग को नीचे की तरफ लिखूंगा। और एक्स एक्सिस पे दिखाऊंगा टाइम। लेकिन याद करिए, टाइम किस में दिखाना आपको? अंडर रूट में। यहां पर मैं दिखाऊंगा अंडर रूट में टाइम। गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए इस मेथड को रूट टाइम मेथड कहते हैं। दिस इज द बेसिक रीजन व्हाई दिस मेथड इज नोन एज रूट टाइम मेथड। सीधी सिंपल सी बात है भैया कि मैं, क्योंकि इस ग्राफ में सेटलमेंट का वेरिएशन किसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूं? अंडर रूट ऑफ टी के रिस्पेक्ट में। भैया मेरे पास टाइम की कुछ वैल्यूज थी और सेटलमेंट की कुछ वैल्यूज थी। मैंने उन वैल्यूज को ग्राफ में प्लॉट करना है, लेकिन टाइम को किस में रखना है? अंडर रूट में रखना है। तो जो ग्राफ मुझे दिखेगा भैया, वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, डायल गेज रीडिंग वाई एक्सिस पे ऊपर से नीचे की तरफ में बढ़ेंगी, क्योंकि मेरा सेटलमेंट ऐसे बढ़ रहा है ना, इसलिए मैं ऊपर से नीचे की तरफ में दिखाऊंगा वैल्यू। मतलब यहां पर सबसे छोटी वैल्यू होगी, फिर थोड़ी बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, ऐसे आएगी। और यहां पे टाइम आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। फिर ये जो टेलर भैया थे, इन टेलर भैया ने बोला कि 90% कंसोलिडेशन के लिए, भैया डायल गेज रीडिंग सेटलमेंट दे रही थी, और कहीं ना कहीं सेटलमेंट इज कोरिलेटेड टू द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। याद करो, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन मैंने क्या बोला था? दो तरीके से कैलकुलेट करना बताया था, एक सेटलमेंट के बेस पे, एक वॉइड रेशियो के बेस पे। तो सेटलमेंट के बेस पर अगर मैं डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन देख रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं ना कि ये जो डायल गेज रीडिंग्स थी, दैट विल रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ऑल्सो। तो ये जो टेलर थे, इन्होंने 90% कंसोलिडेशन के लिए 90% कंसोलिडेशन के लिए टाइम की वैल्यू पढ़ी इस ग्राफ से। क्या किया इन्होंने? यही सवाल पूछ सकता है एक नंबर में कि टेलर ने कितने परसेंट कंसोलिडेशन के लिए टाइम की वैल्यू पढ़ी थी। तो आप बोलना टेलर ने 90% कंसोलिडेशन के लिए टाइम की वैल्यू पढ़ी थी। क्लियर? तो यहां पर जो टाइम मिलेगा वो अंडर रूट वाली वैल्यू मिलेगी ना। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये जो टाइम मिलेगा दैट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंसोलिडेशन, लेकिन अंडर रूट में मिलेगा वो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे मैंने जो टाइम दिखाया वो अंडर रूट में दिखाया है। तो यहां पर मुझे मिल जाएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंसोलिडेशन। मिल जाएगा ये मुझे? बताएंगे भैया?
मुझे 90%, ये फिक्स वैल्यू है, टेलर ने 90% कंसोलिडेशन के करस्पॉन्डिंग टाइम की वैल्यू पढ़ी थी। ये पॉइंट मैं आपके लिए यहां पे लिख देता हूं, है ना। टेलर कैलकुलेटेड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंसोलिडेशन। 90% कंसोलिडेशन के लिए उन्होंने टाइम पढ़ा, क्या मिला वो, दैट इज T90। भैया अंडर रूट ऑफ T90 मिला तो वो T90 निकाल सकते हैं ना हम, उसका स्क्वायर करके T90 मिल गया। 90% कंसोलिडेशन के लिए पढ़ रहा हूं तो क्या मैं टीवी की वैल्यू निकाल पाऊंगा? विल आई बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टीवी? टाइम फैक्टर याद करिएगा, टाइम फैक्टर निकालने के दो तरीके मैंने आपको बताए थे, अगर याद हो आपको तो, नहीं है तो पुराना वीडियो देखिएगा। टाइम फैक्टर निकालने का पहला तरीका, टीवी इज इक्वल टू π/4 इंटू यू इन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर, या फिर टीवी इज इक्वल टू 1.781 माइनस 0.933 log टू द बेस 10, 100 माइनस डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इन परसेंटेज। ये दो फॉर्मूले पढ़े थे कि नहीं भैया? इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इस कंडीशन में, जरा ये बता दें मुझे, खुद में मन में बता दीजिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा इसमें से, याद करना भैया। ये फॉर्मूला वैलिड था व्हेन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन वाज लेस देन और इक्वल टू 60%, और ये नीचे वाला फॉर्मूला वैलिड था व्हेन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज ग्रेटर देन 60%। तो कौन सा लगेगा यहां पे? ग्रेटर देन 60 वाला ना। तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, इस फॉर्मूले में मैं डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की वैल्यू कितनी डाल दूंगा? 90। यू 90 पे देख रहा हूं ना मैं, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 90 डाल दूंगा तो टीवी की वैल्यू निकाल लूंगा। बोलते चलेंगे भैया, क्या मुझे टीवी की वैल्यू मिल जाएगी यहां से? बिल्कुल मिल जाएगी। तो भैया अगली स्क्रीन पे मैं ये टीवी की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। तो मैंने कहा टीवी इज इक्वल टू 1.781 माइनस 0.933 log टू द बेस 10 ऑफ 100 माइनस u इन परसेंटेज। सिंस u की वैल्यू 90% है, वो वैल्यू यहां पे डालूंगा तो टीवी इज इक्वल टू 1.781 माइनस 0.933 log टू द बेस 10 ऑफ 100 माइनस 90। बोलते चलेंगे भैया। तो टीवी इज इक्वल टू 1.781 माइनस 0.933 log टू द बेस 10 ऑफ 10, log टू द बेस 10 ऑफ 10। अगर बेस और ये सेम है तो log की वैल्यू 1 होती है ना, करके देख लो कैलकुलेटर में, log दबाना और 10 लिखना, 1 आ गया। तो ये बन जाएगा टीवी इज इक्वल टू 1.781 माइनस 0.933। निकाल लो जरा भैया कितना आ रहा है, 1.781 माइनस 0.933, तो इट इज 0.848। ये टीवी आया। क्लियर है यहां तक? मेरे पास टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंसोलिडेशन तो पहले ही आ चुका है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंसोलिडेशन तो मैंने इस ग्राफ से पढ़ लिया ना, और टीवी की वैल्यू यहां पे निकाल ली 90% कंसोलिडेशन के लिए। अब जरा सोचिएगा, एक फॉर्मूला टीवी इज इक्वल टू CV इंटू टी बाय डी स्क्वायर, ये तो पढ़ा है ना। टीवी की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 0.848, यही आई थी ना, हाँ, इज इक्वल टू CV, यही तो निकालना है। T कौन सा है? T90 आपके पास अवेलेबल है ये वैल्यू, डिवाइडेड बाय D। D अवेलेबल है कि नहीं है? D डायमीटर नहीं है बेटा। इसको थोड़ा सा प्लीज कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जरा मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, नहीं तो आप में से कई कंफ्यूज भी हो जाएंगे। यहां पर जो सैंपल था उसका डायमीटर मैं कैपिटल D लिख दे रहा हूं भैया, नहीं तो पता चले आप D इसको मान लीजिए, ठीक है ना। डायमीटर ऑफ द सैंपल कैपिटल D है। तो जरा मुझे ये बताइए,
यहां पे जो स्मॉल डी है वो क्या है, दैट इज द लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। मेरा सिलेंड्रिकल सैंपल के ऊपर और नीचे दोनों तरफ में पोरस प्लेट रखी थी, तो मेरे पास डी की वैल्यू तो मिल जाएगी ना। डबल ड्रेनेज के लिए व्हाट इज द लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, दैट इज h/2। तो डी की वैल्यू भी मेरे पास अवेलेबल है। तो देखिएगा भैया, मेरे पास 0.848 अवेलेबल है, T90 अवेलेबल है, डी अवेलेबल है। तो फ्रॉम हेयर आई विल बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ CV। मैं यहां से CV की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। क्लियर हो गई बात? So this is the first method which is known as root time method to calculate the coefficient of consolidation, that is CV। CV निकालने की पहली मेथड हुई है। तो इस तरीके से आप CV कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग रूट टाइम मेथड। अगला मेथड देखते हैं जिसको मैंने लॉग टाइम मेथड का। अब कहीं ना कहीं अंदाजा लग गया होगा, रूट टाइम मेथड में मैंने सेटलमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया था जिसमें टाइम को रूट में रखा था। अब आप खुद ही सोचिए, लॉग टाइम मेथड में क्या करूंगा, मेरे पास सेटलमेंट की वैल्यूज है, टाइम की वैल्यूज है, मुझे इनके बीच में ग्राफ बनाना है और मेथड कौन सी लगानी है, लॉग टाइम मेथड। क्या करेंगे भैया, बताएं 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 बताएं, क्या किया जाएगा? अब मैं लॉग टाइम मेथड देखूंगा, क्या किया जाएगा? सोचिए, मन में अब तक जवाब आ गया होगा आपके दिमाग में। इस लॉग टाइम मेथड में क्या किया जाएगा? काम तो वही करना है। मेरे पास सेटलमेंट की वैल्यूज है अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे, तो मैं सेटलमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाऊंगा, लेकिन टाइम को किस में रखूंगा? अब लॉग में रखूंगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस। ये मेथड किसने दी थी? कैसेग्रांट्स ने। तो इसलिए इसको कैसेग्रांट्स मेथड भी कहा जाता है। एसएससी वालों के लिए, अगर आप एसएससी वगैरह टाइप की कोई परीक्षा देंगे तो ये नाम वगैरह भी याद रखना, गेट वाले नहीं पूछेंगे बहुत ज्यादा। चलिए, तो भैया यहां पर भी ग्राफ बनाना है। मेरे पास वैल्यूज अवेलेबल है, किसकी? सेटलमेंट की और टाइम की। तो मैं ग्राफ बनाऊंगा जैसे बनाता था। चलो भैया ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। एक्स एक्सिस पे क्या रखा जाएगा भैया? एक्स एक्सिस पे रखूंगा टाइम, लेकिन टाइम किस में रखाएगा? अब लॉग में। और यहां पे रखूंगा मेरी डायल गेज की रीडिंग्स, है ना? इस डायरेक्शन में चलेंगी डायल गेज की रीडिंग्स और टाइम चलेगा आपका इस डायरेक्शन में, क्योंकि सेटलमेंट ऐसे बढ़ेगा ना, तो इसलिए मैं नीचे की तरफ में बढ़ाऊंगा। ऊपर में सबसे छोटी वैल्यू, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, और नीचे में सबसे बड़ी वैल्यू। तो ग्राफ कैसे बनेगा? बनी बात है कि पिछले जैसा तो नहीं बनेगा, क्योंकि आपने टाइम का नेचर चेंज कर दिया है। वहां पर टाइम को अंडर रूट में रखा था, यहां पे टाइम को आपने लॉग में रखा है। तो ग्राफ वैसा तो नहीं दिखेगा जैसा रूट टाइम मेथड में दिखा था, कुछ अलग दिखेगा। कैसा दिखेगा? लो भैया, ऐसा दिखेगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, सिर्फ ग्राफ का नेचर चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने टाइम का नेचर चेंज कर दिया है। पिछले वाले में मैंने टाइम को अंडर रूट में रखा था, यहां पर मैंने टाइम को लॉग में रखा है। तो भैया लॉग टी और अंडर रूट टी की वैल्यूज तो अलग अलग होंगी ना फॉर द सेम टाइम। भैया मान लीजिए टी इज इक्वल टू 2 आवर है, तो अंडर रूट टी कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 2, और लॉग टी कितना होगा? लॉग 2। वैल्यूज तो अलग अलग मिलेंगी ना। ठीक, तो ग्राफ भी अलग अलग बनेगा। ग्राफ ऐसा बनेगा। फिर इनने क्या किया भैया? इनने 90% के लिए नहीं किया, इन्होंने 50% के लिए किया। इन्होंने 50% के डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए टाइम पढ़ लिया इस ग्राफ से। ये मिल जाएगा, क्या मिलेगा भैया? ये लॉग ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंसोलिडेशन। टेलर ने 90% के लिए टाइम पढ़ा था, इन्होंने 50% के लिए टाइम पढ़ लिया। ग्राफ था, किसने के लिए भी टाइम पढ़ सकते हो आप, लेकिन टेलर ने 90% के लिए पढ़ा, कैसेग्रांडे ने 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए टाइम पढ़ लिया। तो वो टाइम कैसे मिलेगा? लॉग ऑफ T50। सो यहां पर मैं लिख देता हूं, ही बोले तो कैसेग्रांड, ही रिकॉर्डेड या कैलकुलेटेड, जो भी बोल दो, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंसोलिडेशन और फ्रॉम द ग्राफ। और वो टाइम को इन्होंने क्या बोला? T50। उसको इन्होंने बोल दिया दैट इज T50।
हालांकि यहां पर डायरेक्टली आपको T50 नहीं मिलेगा, यहां पर आपको log ऑफ T50 मिलेगा, तो log ऑफ T50 से T50 तो निकाल सकता हूं ना मैं, इतना तो बनता है मैक्स, मुझे एंटी लॉग ले लूंगा तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंसोलिडेशन मिल जाएगा। लो भैया मिल गया। अब टाइम फैक्टर निकालूंगा जैसे पहले निकालता था। कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा टाइम फैक्टर निकालने के लिए भैया? लेस देन और इक्वल टू 60% वाला या ग्रेटर देन 60% वाला? तो मैं 50% कंसोलिडेशन के लिए बात कर रहा हूं ना, दैट मींस लेस देन 60% वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या था वो फॉर्मूला भैया? टीवी इज इक्वल टू π/4 इंटू डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने। ये फॉर्मूला कब वैलिड था? व्हेन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन वाज लेस देन और इक्वल टू 60%। डाल दीजिए यू की वैल्यू यहां पर, तो इट विल बी π/4 इंटू 50/100 का होल स्क्वायर। निकाल लीजिए, ये 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो π/4 इंटू 0.5 का स्क्वायर दैट इज 0.196। दिस इज द वैल्यू ऑफ टीवी फॉर u इज इक्वल टू 50%। 50% कंसोलिडेशन के लिए टीवी की वैल्यू आ गई है, एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंसोलिडेशन, ये भी तो आ गया है मेरे पास, T50 ग्राफ से पढ़ लिया था ना। टाइम आ चुका है, टाइम फैक्टर आ चुका है, फिर क्या करूंगा? टीवी इज इक्वल टू सीवी इंटू T/d²। फॉर्मूला पता है मुझे। टीवी की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंसोलिडेशन मेरे पास आ चुका है, लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ मेरे पास अवेलेबल है, क्योंकि मैंने मेरे सैंपल में 2 वे ड्रेनेज दे रखा था। लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ भी है, तो भैया सीवी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? है ना? कैसे? देख लीजिए, मेरे पास ये फॉर्मूला है, टीवी इज इक्वल टू सीवी T/d²। मैंने बोला भैया 50% कंसोलिडेशन। 50% क्यों बोला? क्योंकि कैसे ग्रांडे ने 50% लिया था। टीवी की वैल्यू कितनी आई? 0.196 इज इक्वल टू सीवी निकालना है मुझे। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंसोलिडेशन ग्राफ से पढ़ लिया है, डिवाइडेड बाय d², लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ। क्या क्या चीजें अवेलेबल है भैया यहां पर? ये तो है ही, T50 अवेलेबल है, D अवेलेबल है, सो फ्रॉम हेयर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ CV। CV किसी भी सॉइल के लिए कांस्टेंट रहेगा, याद करिएगा, मैंने बता चुका है ये बात कि फॉर अ गिवन सॉइल सैंपल CV विल रिमेन कांस्टेंट। याद होनी चाहिए ये बात। कैसे? फिर से याद दिला देता हूं, लेकिन इससे ये दो मेथड्स आपको क्लियर हो गई। द फर्स्ट वन वाज द रूट टाइम मेथड गिवन बाय टेलर्स, द सेकंड वन वाज द लॉग टाइम मेथड गिवन बाय कैसेग्रांडे। टेलर ने 90% कंसोलिडेशन के लिए ग्राफ में से वैल्यू पढ़ी थी, और कैसेग्रांडे ने 50% कंसोलिडेशन के लिए ग्राफ में से टाइम की वैल्यू पढ़ी थी। ये बस इतना ही याद रखना है आपको, बाकी ये कोई पूछेगा नहीं आपसे ऐसा। ये कोई भी, ये जितनी भी बातें लिखी हैं ये एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी आपसे। खैर, अब अगर किसी को ये डाउट है कि भैया सर किसी सॉइल का सीवी क्या हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो बोलना हाँ। कैसे? तो भैया जैसे जैसे कंसोलिडेशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कंसोलिडेशन बढ़ता जाएगा, क्या होगा? सॉइल में से पानी बाहर निकलता जा रहा होगा। सॉइल में से पानी बाहर निकलता जाएगा तो क्या मैं बोल सकता हूं वॉइड रेशियो रिड्यूस होगा? बोलो भैया, वॉइड रेशियो रिड्यूस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वॉइड रेशियो रिड्यूस होगा तो क्या होगा? वॉइड रेशियो रिड्यूस होगा तो परमिएबिलिटी रिड्यूस होगी। बोलते चलेंगे भैया, परमिएबिलिटी विल रिड्यूस, और क्योंकि कंसोलिडेशन बढ़ रहा है, क्या मैं बोल सकता हूं कंप्रेसिबिलिटी विल ऑल्सो रिड्यूस? भैया दबता जा रहा है ना, जितना ज्यादा दबता जाएगा तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी पावर खत्म होती जा रही है, तो एवी और एमवी भी रिड्यूस होगा। कब? अगर कंसोलिडेशन बढ़ रहा है तो इससे क्या मिलेगा मुझे? याद करिएगा जरा, CV इज इक्वल टू K अपॉन MV गामा W, ऐसा करके कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, डिराइव भी किया था। ये ऐसा फॉर्मूला भी पढ़ा था एक, बोलेंगे भैया।
तो जरा इस फॉर्मूले को देखो, जैसे जैसे कंसोलिडेशन बढ़ता जा रहा है परमेबिलिटी रिड्यूस हो रही है, वॉइड रेशियो रिड्यूस हो रहा है, एवी रिड्यूस हो रहा है, तीनों रिड्यूस हो रहे हैं, तो सीवी तो कांस्टेंट बना रहेगा ना भैया, इट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर अ गिवन सॉइल, फॉर अ गिवन सॉइल, फॉर अ गिवन सॉइल सीवी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दिमाग में बिठा लेना। क्यों रहेगा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जैसे जैसे कंसोलिडेशन का प्रोसेस बढ़ता जाएगा सॉइल का वॉइड रेशियो कम हो रहा है, सॉइल की परमेबिलिटी कम हो रही है और सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी भी कम हो रही है। भैया किसी चीज को दबाते जाओगे तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी तो धीमे धीमे रिड्यूस हो रही ना। शुरुआत में यह ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता था, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर से पानी बाहर निकलता जा रहा है इसकी कंप्रेसिबिलिटी भी तो रिड्यूस हो रही है। तो कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एवी से बोलते थे, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी एमवी से बोलते थे, दोनों रिड्यूस हो रही होंगी। तो के भी रिड्यूस हो रहा है, वॉइड रेशियो भी रिड्यूस हो रहा है, एवी भी रिड्यूस हो रहा है। ये तीनों चीजें रिड्यूस होंगी, मतलब न्यूमरेटर भी रिड्यूस हो रहा है, डिनोमिनेटर भी रिड्यूस हो रहा है। तो ओवरऑल वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स सीवी विल रिमेन कांस्टेंट फॉर अ गिवन सॉइल। आई होप कि ये बात भी क्लियर हो गई। और इससे पहले जो मैंने आपको दो मेथड्स बताई, दैट इज द लॉग टाइम मेथड एंड रूट टाइम मेथड, ये भी क्लियर हो गया। अब खत्म करने से पहले एक और बात आपको बता देता हूं, और उसके साथ ही ये कंसोलिडेशन का जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे हमारे खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल्स मिलने चालू हो जाएंगे कंसोलिडेशन के। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपसे पूछता हूं, अगर मेरी सॉइल का लिक्विड लिमिट बढ़ता है, जरा ध्यान दीजिएगा, इफ द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस देन सीवी के ऊपर क्या फर्क आएगा? सीवी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? सीवी इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा? आपको यह बताना है whether CV will increase or decrease। मेरे सॉइल का लिक्विड लिमिट बढ़ा तो CV में क्या फर्क आएगा? CV इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, यह बताना है आपको। तो जरा देखेंगे भैया इसकी कहानी क्या है। जैसे मेरे सॉइल का लिक्विड लिमिट बढ़ा, जरा याद करिएगा वो कहानी जब हम सॉइल का क्लासिफिकेशन पढ़ा करते थे। जब मैंने सॉइल के क्लासिफिकेशन में इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन आपको बताया था, और इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन में जब हमने फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन देखा था, तो याद करिएगा फाइन ग्रेन सॉइल को मैंने एल, आई और एच में क्लासिफाई किया था। एल लो कंप्रेसिबल सॉइल, आई इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सॉइल एंड एच हाई कंप्रेसिबल सॉइल। याद होगा लो कंप्रेसिबल सॉइल कब थी? when liquid limit was less than 35%, याद करिएगा। इंटरमीडिएट when liquid limit was between 35 to 50% and highly compressible when liquid limit is greater than 50%। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जैसे जैसे मेरे सॉइल का लिक्विड लिमिट इंक्रीज होगा सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज होगी? सोचो, जैसे जैसे सॉइल का लिक्विड लिमिट इंक्रीज हो रहा है सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो पहला पॉइंट तो मेरे को यह मिला कि ऑन इंक्रीजिंग द लिक्विड लिमिट द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल विल इंक्रीज। और कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज हो रही है, सिंस कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स एवी इंक्रीज हो रहा होगा और एमवी भी इंक्रीज हो रहा होगा। एवी और एमवी तो होते थे कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। तो अगर मेरी सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो एवी और एमवी इंक्रीज होगा कि नहीं होगा भैया? होगा। और अगर एमवी इंक्रीज हो रहा है
तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, CV इज इक्वल टू K अपॉन MV गामा W। तो यहां से मुझे मिला था कि CV इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू MV। मैंने जब सॉइल का लिक्विड लिमिट बढ़ाया, सॉइल का लिक्विड लिमिट बढ़ गया मतलब सॉइल चेंज हो गई है। पिछले वाले कंसेप्ट से कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो बोला था सॉइल के लिए CV कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल रहेगा, लेकिन अगर सॉइल की लिक्विड लिमिट बढ़ा दी है आपने तो सॉइल का नेचर चेंज कर दिया कि नहीं, सॉइल दूसरी बन गई है अब। तो सॉइल की लिक्विड लिमिट जब बढ़ी तो कंप्रेसिबिलिटी बढ़ी, कंप्रेसिबिलिटी बढ़ी तो AV और MV बढ़ा, AV और MV बढ़ा तो CV कैसा होगा, डिक्रीज होगा। द आंसर विल बी CV will decrease on increasing the liquid limit, the coefficient of consolidation will decrease। याद रखिएगा, एक आध बार कभी पूछा गया था, मैंने उसका रीजन बता दिया है, चाहे तो आप सिर्फ याद रख लेना इस चीज को कि अगर मेरे सॉइल का लिक्विड लिमिट बढ़ेगा तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो है वो डिक्रीज होगा। क्लियर? छोटा सा वन लाइनर क्वेश्चन था, मेरे इंजीनियरिंग सर्विसेज में शायद पूछा गया था, गेट वाले भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। एंड बाय दिस हमारा कंसोलिडेशन चैप्टर जो है, जो थियोरेटिकल डिस्कशन था इस कंसोलिडेशन का, आप याद करिए डे 1 से हमने जब कंसोलिडेशन पढ़ना चालू किया तो सारी बातें हमने कर ली। कंसोलिडेशन क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या थी, फिर कई सारे कोफिशिएंट्स पढ़े, कर्व वगैरह बनाए, तरदागी की थियरी पढ़ी, फिर फाइनली हमने डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, सेटलमेंट वगैरह पढ़ते हुए कंसोलिडेशन को यहां पर फिनिश अप करते हैं। अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो कंसोलिडेशन के न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे। बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स से शुरू करेंगे और धीमे धीमे अच्छे वाले लेवल तक पहुंचेंगे। तो आई होप कंसोलिडेशन की थियरी आपको क्लियर है। बार बार इसको पढ़िएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर साल गेट में सवाल पूछेगा ही पूछेगा कंसोलिडेशन से रिलेटेड। तो कंसोलिडेशन यहां पे खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे कंसोलिडेशन के न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू।